नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। मिटा दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। जी हाँ, आज आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं, लोग इन्हें पंडित दीपक शर्मा जी के नाम से जानते हैं। और इनके बारे में एक अहम बात बता दूं कि ये पिछले 15-16 साल से सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों में रहकर समाजवादी पार्टी और समाज के लिए बेहतर काम किया और लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने संगठन की राजनीति से की और पूर्व में ये महानगर महासचिव के पद पर भी रहे और इसके अलावा तमाम शहर और कैंट में रहकर लोगों की परेशानियों को समझा। बड़ी बात यह है कि इन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में 125 कैंट विधानसभा बरेली से आवेदन किया है समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए। लगातार लोगों से मिलकर जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को वोट देने और पार्टी को सपोर्ट करने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वोट बनाओ बूथ जिताओ अभियान चलाकर समाजवादी पार्टी का प्रचार और प्रसार किया। आज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं, क्या जीत के समीकरण हैं और किस लेवल पर ये काम कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं पंडित दीपक शर्मा जी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अतीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ आपका इंट्रो देने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, पहली बात तो आपने बहुत अच्छा इंट्रो दे दिया और मैं अपना क्या इंट्रो दूं, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं छोटा सा, लेकिन हाँ फिर भी संगठन के हिसाब से आज तक जितने भी मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे बखूबी निभाने की कोशिश की है। चाहे वो शुरुआत में सबसे पहले मुझे महानगर अध्यक्ष सहकारिता सभा का बनाया गया हो, चाहे उसके बाद यूथ ब्रिगेड का बनाया गया हो महानगर अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष लोहिया बहनी, जिला सचिव, प्रदेश सचिव, युव जनसभा, फिर महानगर महासचिव जैसी एक महत्वपूर्ण पद देकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे नवाजा। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मुझे जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, संगठन में काम करने का। लगातार 18 वर्षों से मैं समाजवादी पार्टी में सक्रिय हूं और प्रयास करता हूं जो भी मुझे दायित्व मिला उसके अनुसार मैं काम कर सकूं, ईमानदारी से लोगों की सेवा कर सकूं। यही मेरा एक उद्देश्य है राजनीति में आने का, किस तरह से मैं लोगों की सेवा करूं। लोगों की सेवा करना इनका मुख्य उद्देश्य है और एक बड़ी बात यह है कि ये एक समाज सेवक भी हैं। लोगों के लिए इन्होंने काम किया है, लोगों की परेशानी को दूर करने का काम किया है और लगातार इस काम को ये अंजाम दे रहे हैं। मेरा कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहला सवाल ये करूंगा, क्योंकि 125 कैंट विधानसभा से आपने समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया है, तो 125 कैंट की जनता की क्या परेशानियाँ हैं जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं? देखिए, अगर मौका मिलता है और हम लोग की ये तो निश्चित है समाजवादी सरकार बनने जा रही है, तो हम लोग सबसे पहला प्रयास है कि यहाँ पर बेटियों के लिए विद्यालय की, डिग्री कॉलेज की कमी है। ख़ास तौर से लड़कों के लिए भी सबसे एक बरेली कॉलेज एक बसता है, फिर बाकी तो प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो हम जो आम परिवार के लोग हैं जो फीस इतनी वहन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सरकार के द्वारा कोई राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना, जो कि बहुत पुरानी मांग यहाँ पर कैंट के लोगों की है, जनता की है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, एक जो बड़ी समस्या है यहाँ पर सड़कों का, पिछले 5 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पर मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने जो घालमेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, केवल विकास के नाम पे जो काम घोटाले हो रहे हैं, पूरा शहर खोद के रख दिया है, लोगों को सांस की बीमारी पैदा कर दी है, हर जगह धूल ही धूल दिखाई देती है और अनियोजित विकास किया जा रहा है। नियोजित विकास हो तब भी ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ चौपले पुल का। ठीक है, बहुत काबिल अफसर होते हैं, ड्राइंग बनी, सब कुछ हुआ। अब जैसे पुल को जो है इस तरह से उतारा गया जहाँ पर सिटी की तरफ उतारा गया है उसको, लेकिन ऐसी जगह उतारा गया है कि आपने बैरिकेड लगा दी जो सिटी से अगर किसी को मणिनाथ जाने का हो, एक मैं बहुत गंभीर समस्या बता रहा हूँ, सिटी से अगर उसको मणिनाथ जाना हो तो वो किधर से जाएगा? आपने बैरिकेड लगा दिया वहाँ पर। अगर आप उसको थोड़ा सा पहले उतार देते या फिर आप बाद में उतारते, वहाँ पर कोई इस तरह का व्यवस्था करते कि जिससे कि जनता उस पार जा सके,
आसानी से निकल सके। तो ये सब सोच की कमी है, आपकी ड्राइंग की कमी है, क्योंकि बस ये था कि बस हो जाए। क्योंकि समाजवादी गवर्नमेंट ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बरेली को शहामतगंज जैसा एक नायाब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल देने का, ब्रिज देने का काम किया। तो केवल ये है ना, कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो उन्होंने नकल तो की लेकिन अकल नहीं लगाई। जी, बहुत अच्छी सोच है। इन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि बेटियों के लिए, हमारे समाज में बेटी एक अहम दर्जा हासिल करती हैं, हम इज़्ज़त और सम्मान करते हैं। बेटियों की पढ़ाई और शिक्षा के लिए एक बेहतर डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई जाए जिससे उनका विकास संभव हो सके। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या फिर बरेली को ज़री नगरी के नाम से जाना जाता है, बरेली में ज़री उद्योग या ज़री कारीगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं और पिछले कुछ समय से ये कारोबार जो है ठप नज़र आ रहा है। ज़री कारोबार से जुड़े हुए लोग अपने काम को छोड़कर दूसरे काम करने पर मजबूर हैं या फिर रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। इन लोगों का विकास आप कैसे करेंगे? देखिए, जब सरकार आएगी तो निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी इस, और वो सभी तबकों का ध्यान रखते हैं, लेकिन खास तौर से उन्होंने बुनकरों का, कारीगरों का एक विशेष ध्यान और उनके लिए एक विस्तृत योजना लाने का काम किया। पूर्व सरकार में भी इस क्षेत्र में कई उन्होंने प्रयास किए। आगे भी विशेष रणनीति इसमें बनाई जाएगी जिससे हमारे जो जरी और जरदोरी से जुड़े हुए कारीगर हैं उनका जीवन यापन अच्छा हो सके, जीवन स्तर ऊपर उठ सके। क्योंकि ये खास तौर से 125 कैंट जो है, इसमें पुराने शहर का जितना भी इलाका है, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी अपने घर से इस काम को करके अपनी जीविकोपार्जन का कार्य करती थीं। इसके लिए विशेष तौर से, खास तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विशेष कोई ना कोई योजना बनाएंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी सब लोगों से मिलके क्या अच्छा हो सके, किस तरह से उन लोगों को और कारीगरी में उन लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके, इसके लिए कोई संस्थान बनाया जाए, उनके लिए कोई प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। अभी आप जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो क्या बड़ा मुद्दा है जो लोगों का निकल कर सामने आ रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर? महंगाई, सबसे ज़्यादा महंगाई आदमी की, एक आम इंसान की, चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सबकी कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से आई है, चाहे पूर्व में सरकारें रही हों, महंगाई इनका जो है सबसे बड़ा इनके लिए ड्रॉबैक है। महंगाई पे ये लोग बिल्कुल काबू नहीं कर पाते। आज देख लीजिए, हालत ये है, हमारे घरों में सिलेंडर 1000 के करीब पहुंच चुका है। किस तरह से एक गरीब आदमी सिलेंडर खरीदे, जब वो लोग कहते तो हैं अब तो सब्सिडी भी बंद कर दी, अब शायद सुन रहे हैं क्योंकि चुनाव करीब आने वाला है तो सब्सिडी भी लागू कर देंगे। अब कहने को कहते हैं कि अनाज फ्री दे रहे हैं, लेकिन अनाज फ्री देने की बजाय आपने डेटा महंगा कर दिया। आप बताइए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो डेटा कौन सा व्यक्ति इंटरनेट नहीं चला रहा है? आपने पेट्रोल के इतने रेट कर दिए, तो फिर आप बताइए कि आप एक तरफ से ले रहे हैं, दूसरी तरफ। क्या लगता है कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अब लगभग 2 महीने का समय या 3 महीने का समय बचा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कृषि कानूनों को वापस लेना क्या प्रभावित करेगा? भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा ये चुनाव? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान, लोग कुछ भी समझें, लेकिन किसान हमारे देश का अन्नदाता है और अन्नदाता आज की डेट में बहुत समझदार हो गया है। उन्होंने इसी समझदारी को दिखाते हुए, भले ही एक खास बात ये रही, हम लोग उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये लखनऊ से लेके मुरादाबाद तक का जो एरिया है, यहाँ पर हम लोग राजनीतिक दल में चूँकि सक्रिय राजनीति करते हैं, तो हम लोगों को ये रहता था कि यहाँ का किसान की सक्रिय भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। सब लोगों के आरोप भी होते थे कि यहाँ से वहाँ से, लेकिन उनका जो काम था उन्होंने वो बखूबी दिखाया। हम लोगों का जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उन्होंने भरपूर वोट समाजवादी पार्टी को दिया, तो इससे ये दिखाई दे गया साफ साफ कि कृषि कानून के खिलाफ एक रोष था किसानों में। और निश्चित रूप से जितने जुल्म और ज्यादती भारतीय जनता पार्टी ने अन्नदाता के ऊपर की है, उन्हें खालिस्तानी बोला, उन्हें पाकिस्तानी बोला, और आज उन पे पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ साजिशें की, कीलें उनके रास्तों में गाड़ दी। तो बताइए, कहीं लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार इस तरह की कुकृत्य करेगी? तो ये मुझे नहीं लगता कि अन्नदाता आसानी से भूल पाएगा, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को वो तैयार बैठा है और बहुत बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा।
किसान जो हैं समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे, ऐसा पंडित दीपक शर्मा जी का कहना है। मेरा अगला सवाल है रोज़गार को लेकर कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार या योगी सरकार कहती है कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को रोज़गार दिया है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इतने भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उसमें हर दूसरा पेपर लीक हुआ है और जिसकी वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई। अभी हाल ही में एक टीईटी जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं वो परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन एक दिन पहले पेपर लीक हो गया। तमाम बच्चे अपने एग्ज़ाम के लिए सेंटरों पे पहुंच चुके थे दूसरे शहरों में और परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसकी वजह से छात्रों को परेशानी हुई। तो क्या लगता है सर, कहाँ खराबी है जिसकी वजह से परीक्षा जो है लीक हो जाता है पेपर? देखिए, खराबी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच में है, नीयत में इनके खराबी है। ये लोग किसी भी युवा को रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरकार से बड़ा कुछ नहीं होता। सरकार के अंडर में ही सारे अधिकारी आते हैं। सरकार अगर नहीं चाहेगी तो कैसे पेपर लीक हो जाएंगे? उनकी नीयत यही है कि केवल दिखावा किया जाए, और वैसे भी ये सरकार दिखावे पे ही चल रही है। केवल विज्ञापनों की सरकार है, ये काम की सरकार नहीं है। क्या लगता है कि अगर 2022 में अखिलेश सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होंगे और परीक्षाएं समय से होंगी? देखिए, जो पढ़ा लिखा बंदा होता है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को बखूबी मालूम है किस तरह से लोग परीक्षा देते हैं, किस तरह से युवा अपने पैसे बचा बचा के, कैसे उसके माँ बाप उसके लिए पैसे इकट्ठा करके देते हैं। तो ये एक जो सोच होती है, ये परिवार वाला व्यक्ति ही जानता है। जो लोग अब कहना नहीं चाहिए, बाबा जी के परिवार, वो भले ही कितना कहें ये 20 करोड़ या 22 करोड़ पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक कहावत है देहाती कि जिसके पैर ना फटी बिवाई वो का जाने पीर पढ़ाई। तो यही बात है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, हमारे योगी बाबा को कोई जानकारी नहीं है, वो इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सवाल और है कि जिस तरीके से लाल टोपी को उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की निशानी बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? लाल टोपी खतरे की निशानी नहीं है, ये क्रांति का रूप है, शक्ति का रूप है। माँ दुर्गा की और हमारे हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाता है, वो भी लाल रंग का होता है। माता दुर्गा के ऊपर जो चुनरी चढ़ाई जाती है वो भी लाल रंग की होती है। और हमारे जितनी भी हमारी माताएं बहनें सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म में है, वो सिंदूर जब लगाती हैं वो भी लाल रंग का होता है। तो ये प्रतीक तो शक्ति का प्रतीक है। अगर हम शक्ति धारण किए हुए हैं तो ये तो जनता में विश्वास पैदा करता है कि देखिए इन लोगों में इतनी शक्ति है कि ये आके जब सत्ता में बैठेंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में मैं सर से गुजारिश करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश की जनता और बरेली की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल इतनी ही अपील करना चाहूँगा, गंगा जमनी तहजीब का शहर है, इसको ऐसा ही रहने दें, सब लोग मिल के रहें और बहुत विश्वास के साथ ऐसे लोगों को चुनें जो आपके लिए कुछ कर सके। पढ़े लिखे लोगों को चुनें जो देश और दुनिया में विकास की सोच रखते हों, विकास के काम करते हों। बरेली को जिन्होंने बहुत सारा, जैसे हमारी सरकार में 300 बेड अस्पताल दिया, देखिए कोविड में कितना काम आया। तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनें। आगे आने वाला समय हम लोग 5 साल के लिए फिर पछताते हुए रह जाते हैं अगर ऐसे लोगों को चुन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ताधीश बने बैठे हुए हैं और लगातार सत्ता में हैं, लेकिन क्या है, उनके यहाँ आप देखें एक भी फरियादी नहीं मिलेगा, वो मिलते ही नहीं है किसी से, और जब मिलेंगे नहीं तो जनता का क्या काम करेंगे। तो ऐसे को चुने जो आपके बीच का हो, जिसका आप हाथ पकड़ के काम करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे साथ थे पंडित दीपक शर्मा जी, और एक अहम बात यह है कि पिछले 15-20 साल से ये सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर इन्होंने लोगों के लिए काम किया है, समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है। मेरी शुभकामनाएं 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके लिए हैं, और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।